नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर दोस्तों हम मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं और इसमें लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है और पहली ट्रिक भी है। देखिए एवरेज का ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कार के द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है और वापस उसी बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? मतलब एक बिंदु से कोई व्यक्ति गया, ए से लेके बी तक जाता है और दूसरी स्पीड से वापस आ जाता है। मतलब इसमें दूरी जो है नियत है। ट्रिक इसी के लिए काम करेगी अगर दूरी कांस्टेंट है जाने आने की। अगर दोस्तों अलग अलग स्पीड से समान दूरी तय की जा रही है तब ये ट्रिक काम करेगी। ट्रिक क्या है देखिए, तो एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड बराबर जाने की 2 से गुना कीजिए जाने की स्पीड को 25 और गुणा कीजिए इसे आने की स्पीड से और डिवाइड कर दीजिए जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 25 दूनी 50 गुणा 40 बटे हो जाएगा नीचे 65। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 13 बार जाएगा, 10 हो जाएगा तो 400 बटे 13 किलो। तो दोस्तों 400 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये एवरेज स्पीड आएगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं दूसरी ट्रिक। तो ये ट्रिक याद रखिए। ट्रिक हमारी क्या थी? हमारी ट्रिक क्या थी हमारी? एक बार और देखते हैं। 2 से गुणा कीजिए जाने की स्पीड, गुणा कीजिए आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। ये होगी एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन के लिए। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है माइनस 3 इंटू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.2 और नीचे भी यही है। और तो हम डायरेक्ट आते हैं, क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे जाते हैं तो याद रखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में देखिए ए की 0.5 की जगह ए और बी रखें 0.2 की जगह और सी रखें 0.3 की जगह, तो क्या बनेगा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3ab बनेगा अपॉन नीचे बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बनेगा ए बी माइनस का बी सी माइनस का बनेगा सी ए या ए सी। ये बन रहा है। और अगर दोस्तों आपको एक फॉर्मूला अगर याद हो, फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके बराबर होता है? 3abc ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। ये इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यहाँ देखिए ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म इसके डिवीजन में लेके आया गया है, इसके डिवीजन में। तो ये किसके बराबर हो गया? ये इस ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो गया था, ए प्लस बी प्लस सी। आपको केवल ये अगर याद है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्यों? इनको तीनों को ऐड करके 5 2 7 3 10 1.0 इसका आंसर था। ए ऑप्शन करेक्ट था। आप इसे केवल 2 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये चीज पता थी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये ट्रिक नंबर 2 थी हमारी। अब आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं ट्रिक नंबर 3। अब ये देखिए एवरेज। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश करके दिया हुआ था। आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिया हो तो आप हमेशा ये नंबर उठाइए। क्या है नंबर? 6। इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि अगर पहला फैक्टर n है तो दूसरा फैक्टर n+1 आए, ऐसे फैक्टर कीजिए। और बीच में इनके देखिए प्लस होता है ना, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया है और वो प्लस है तो उसका आंसर हमेशा आता है n+1 वाला टर्म जो होगा वो आंसर होता है। जैसे देखिए इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं। पहला फैक्टर अगर 2 है तो दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 + 1 अर्थात 3। तो क्या हो गया? 2 3 6। देखिए 6 का फैक्टर बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? n+1 वाला टर्म। क्या है n+1 वाला टर्म? 3।
तो इसका आंसर आ गया 3 आ गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समझ आई होगी आपको ट्रिक। अब दोस्तों आपको ट्रिक नंबर 4 दिखाते हैं। ये चौथी ट्रिक है, देखिए 30 बॉयज हैं और 60 गर्ल्स हैं किसी क्लास में, और एवरेज एज जो है लड़कों की है वो 12 साल है और जो लड़कियों की एवरेज एज है वो 10 साल है। तो आपको पूरी क्लास की एवरेज एज निकालना था। कैसे? अब दोस्तों मान लीजिए लड़के हैं N1 और लड़कियां हैं N2। लड़कों की एवरेज एज है A1 और लड़कियों की एवरेज एज है A2। तो पूरी क्लास की एवरेज एज का फॉर्मूला याद रखिए, ट्रिक है हमारी एवरेज एज की जो ट्रिक है वो क्या है, N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 अपॉन N1 प्लस N2। बस ये शॉर्ट ट्रिक है। एक ही में आप दोस्तों केवल 5 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। कैसे? देखिए लड़के कितने हैं, 30 है, 30 को गुणा कर दीजिए, लड़कों की औसत आयु कितनी है 12, प्लस लड़कियां कितनी है 60 है, इनकी औसत आयु क्या है 10 है। बस आप देखिए लड़कों के कितने लड़के हैं 30 और लड़कियां कितनी है 60। इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। ये हो गया 12 3 36, 360 में 600 जोड़ेंगे तो 960 आएगा अपॉन में 90। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आएगा 10.66 ईयर जो है ये आपका एवरेज एज हो जाएगा पूरी क्लास का। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहेगी, शॉर्ट ट्रिक। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना था आपको 835 प्लस 378 का होल स्क्वायर प्लस 835 माइनस 378 का होल स्क्वायर, 835 गुणा 835 प्लस 378 गुणा 378। अगर दोस्तों हम इसका आंसर डायरेक्ट 2 लिख दें, 1 सेकंड का ही क्वेश्चन हो गया। मैंने इसका 1 सेकंड में इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं डायरेक्टली 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। मुझे ये डायरेक्टली पता है इसलिए मैंने लिखा। क्योंकि देखिए कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। 2ab माइनस का यहाँ प्लस का, बस कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो बस इसको, इस टर्म को अगर आपको डायरेक्टली ये पता है लिख लेते हैं तो आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए ये क्या है, 835 अगर a है और 378 अगर b है तो क्या बन रहा है ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में देखिए क्या है, ए स्क्वायर हो गया और b इंटू बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों था, बस आंसर 2 आ गया। हमने यहाँ डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर ही 2 लिख दिया था। इतना लंबा चौड़ा आपको समझाने के लिए, बाकी की शॉर्ट ट्रिक केवल यही थी कि इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं। बस श्रृंखला 3 9 15 21 -87, इसका आपको औसत बताना था। औसत क्या है? अब दोस्तों देखिए रैंडम श्रृंखला दी गई है, आप इनका सबसे पहले अंतर निकालिए। 9 में से 3 गया 6 होगा और 15 में से 9 गया 6 होगा, 21 में से 15 गया 6 होगा। इस तरीके से आपको ये पता चला ये सर्वांतर है। सर्वांतर मतलब इनके बीच का डिफरेंस है वो समान है, 6 है। तो ये कौन सी श्रृंखला हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी हो गई। और समानांतर श्रेणी का एवरेज, समानांतर श्रेणी जो होती है इसका एवरेज क्या होता है, एवरेज हमेशा याद रखिए, एवरेज इसका होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट का नंबर डिवाइड कर दीजिए 2 से, बस यही इसका एवरेज होता है। पहला नंबर क्या है 3 है, लास्ट का नंबर 87 है, आधा करेंगे क्या आएगा 90/2 क्या आता है 45, आंसर हो गया। बस इसका आंसर 45, इसका आंसर 45 था। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। अगर ये ट्रिक समझ आई है तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको 1 से लेके 51 तक के नंबर का एवरेज निकालना था, औसत बताना था। तो दोस्तों 1 to n नंबर का जो होता है एवरेज क्या होता है, याद रखिए n+1/2। बस ये इतना आपको याद है। अगर 1 से लेके n नंबर तक का औसत जो होता है वो n+1/2। तो ये क्वेश्चन कितने सेकंड का था, 51 में 1 जोड़िए, आधा कर दीजिए 26 आंसर था। 52 का आधा 26, तो केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। इस तरीके से अगर शॉर्ट मेथड आपको पता होंगे तो हर क्वेश्चन आपका 2 सेकंड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए
अब आपको ये भिन्ने दी हुई थी फ्रैक्शन, अब आपको इन्हें सीरीज में लगाना है, मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा, इस तरीके से। अगर दोस्तों हम इसको केवल 5 सेकंड की बात करें कि 5 सेकंड के अंदर ही हम सॉल्व हो जाएगा, तो आप थोड़ा चकित होंगे। अब देखिए इनको फ्रैक्शन को हमें बताना है कौन सा बड़ा होगा। 15 का गुणा 3 में कीजिए 45, 13 का गुणा 2 में कीजिए 26। अब बताइए 45 बड़ा है या 26 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात 45 बड़ा है, तो ये 3/13 बड़ा हो गया। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों की तुलना करने के लिए क्या करेंगे, 2/15 और इधर है 4/17, 17 दूनी 34 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया। अब बताइए 60 बड़ा है या 34? 60 बड़ा है, इसका मतलब 4/17 बड़ा है। अब दोस्तों जो 3/13 है और 4/17 को देख लेते हैं। 13 चौकू 52 हो गया और 17 तियो 51 हो गया, इसका मतलब 52 बड़ा है या 51? ऑब्वियस ही बात है 52 बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर आ गया 4/17। फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा 3/13 और फिर सबसे अंत में आएगा 2/15। इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन सेकंड्स में हल कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी कंपैरिजन की। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 -12 -12 √, के अंदर दिया है। दोस्तों इसका मतलब है आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है इसको उठाइए 12 और इसके ऐसे फैक्टर कीजिए, अगर पहला फैक्टर n है तो दूसरा फैक्टर इसका n+1 हो। अब दोस्तों देखिए यहां पर माइनस है, माइनस के टर्म में हमेशा जो छोटा वाला नंबर होता है n जो होता है इसका आंसर होता है। अब देखिए 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे क्या, पहला अगर फैक्टर 3 है तो दूसरा फैक्टर 3+1 अर्थात 4 होना चाहिए, 4 3 12। तो इस केस में आंसर क्या होता है, हमेशा n वाला टर्म होता है। ये n वाला टर्म क्या है, 3 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3 जो होगा इसका आंसर होगा। अब दोस्तों हमारी लास्ट ट्रिक है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है 864 है तथा उनका एचसीएफ अर्थात मासा जो है 144 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों आप एक बात याद रखिए, जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है ये किसके बराबर होता है, जो दो संख्याएं होती हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ। आप बताइए एलसीएम कितना है, 864 है, गुणा कीजिए एचसीएफ कितना है, 144 है, बराबर अगर पहली संख्या हमने मान ली x है तो दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 288 है। बस x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 864 गुणा 144 बटे 288 का मतलब हो गया 144 दूना 288 और 2 से ये कट हो जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 432। मतलब x की वैल्यू जो आई वो 432 आई, 432। इसका देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए दिया था, तो आपको मूलधन P की वैल्यू निकालनी थी। दोस्तों याद रखिए ये जो ट्रिक है केवल 2 वर्ष के लिए ही, अगर टाइम 2 वर्ष है तो उसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो याद रखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, ये किसके बराबर होता है, मूलधन गुणा जो ब्याज की दर है इसको 100 से डिवाइड कीजिए और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। बस आपको देखिए इनका अंतर कितने रुपए दिया है, 5 रुपए दिया हुआ है और मूलधन निकालना है और ये ब्याज की दर क्या दी हुई है, 5% ब्याज की दर दी है, तो 5/100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 5 दूनी 10 मतलब 1/20, तो 5 बराबर क्या आया P, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। बस 400 को इधर गुणा कर दीजिए तो आपको ये मूलधन की वैल्यू क्या मिल गई, 400 को 5 में गुणा करेंगे 2000 रुपए जो था ये मूलधन 2000 रुपए था। बस यही पूछा गया था, मूलधन की वैल्यू पूछी गई थी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहीं देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, 3 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर से किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपए है,
तो वह मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों यहां पर देखिए टाइम 3 वर्ष कर दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष था। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वो बराबर होता है मूलधन गुणा r/100 का होल स्क्वायर। ये तो उतना ही रहा। इसमें दोस्तों एक चीज और ऐड हो जाती है टर्म, वो होता है r/100 प्लस का 3, ये और ऐड हो जाता है। अब वैल्यू रखिए, इनका अंतर 64 रुपए दिया हुआ है, 64 रुपए बराबर मूलधन आपको निकालना है और ब्याज की दर दी हुई है 20% ब्याज की दर दी थी, तो 20/100 हो गया, 20/100 का स्क्वायर, यहां भी 20/100 हो गया प्लस का 3। अब इसे आप हल कर लीजिए, क्या आएगा, 64 बराबर आएगा 20×5 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/25 हो जाएगा गुणा 20×100 5 3 15 और 1 16/5 हो जाएगा। आप इसे इजीली हल कर सकते हैं। हल करने पे क्या होगा, 25 और 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 गुणा 25 गुणा 5, नीचे हो जाएगा 16, नीचे विभाजित हो जाएगा, बराबर ये वैल्यू मूलधन की आएगी। 16 चौकू 64 हो जाएगा, 25 चौकू 100, 100 पंजे 500, तो मूलधन की वैल्यू क्या आएगी, 500 रुपए जो था मूलधन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको ट्रिक याद रखना है, ये ट्रिक है, मेन ट्रिक ये है, यही आपको याद रखना था। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो मूलधन गुणा r/100 का होल स्क्वायर गुणा r/100 प्लस 3, ये 3 वर्ष के लिए है, तो ये टर्म और याद कर लीजिए, ये ऐड हो जाता है 3 वर्ष में। तो ये दूसरी हमारी ट्रिक थी, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं अगला टाइप जो चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाता है। ये देखिए तीसरा टाइप, दोस्तों ये अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, यदि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्षों में, यहां 5 वर्षों और ऐड होगा, 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो समान ब्याज दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों दिया जाता है कि अगर कोई धन x गुना हो जाता है n1 समय में और y गुना हो जाता है n2 समय में, तो हमेशा इसकी ट्रिक याद रखिए क्या होती है, x की पावर 1/n1 बराबर y की पावर 1/n2। बस वैल्यू रखिए कितना, 5 वर्षों में n1 की वैल्यू क्या है 5 वर्ष, कितना गुना हो रहा है 2 गुना, मतलब x की वैल्यू 2 गुना हो गई। अब देखिए टाइम पूछा है कितने समय में, मतलब n2 आपको निकालना है, y की वैल्यू कितनी है 16 गुना हो जाएगा, ये दिया हुआ था। बस वैल्यू रखिए, x की जगह रखिए 2 की पावर 1/5 बराबर यहां हो जाएगा 16 की पावर 1/n2, n2 आपको निकालना था। बस हल करिए, क्या आएगा, इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1/5 बराबर 16 को अब हम कैसे लिखेंगे 2 की फॉर्म में, 2 की पावर 4 गुणा 1/n2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 1/5 बराबर 2 की पावर 4/n2। देखिए ये देखिए बेस आधार जो है दोनों का समान है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अगर ये संख्याएं आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। 1/5 बराबर 4/n2 हो जाएगा। तो n2 की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n2 बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, तो 20 वर्षों में ये धन 16 गुना हो जाएगा समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, याद रखिए। तो ये ट्रिक आप याद रखिए, ये वाली ट्रिक, x की पावर 1/n1 बराबर y की पावर 1/n2। अब आइए देखते हैं अगला टाइप। अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर कोई निवेशित धन है वो 2 वर्षों में 800 रुपए हो जाता है और 3 वर्षों में 840 रुपए हो जाता है, तो आपको ब्याज की दर और साथ ही साथ मूलधन भी ज्ञात करना होता है। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, अगर कोई धन मान लीजिए n वर्षों में अगर a1 हो जाता है और n+1, ये याद रखिए n वर्ष और n+1 वर्षों में a2 हो जाता है। ये ट्रिक n और n+1 में ही काम करेगी। जैसे यहां देखिए 2 वर्षों और फिर उसके बाद 3 वर्षों, 2 + 1 3 वर्षों, इसी के लिए काम करेगी। अगर कोई धन n वर्ष में a1 और n+1 वर्ष में a2 हो जाता है तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करना था, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर बराबर हो जाएगा
A2 माइनस A1 अपॉन A1, इसको 100 से गुणा कर दीजिए। बस यही ट्रिक है, इसी से ब्याज की दर निकल आएगी। रखिए A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 840 है, A1 की वैल्यू क्या है 800 रुपए है, बटा 800 हो जाएगी गुणा 100 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 840 में से 800 जाएगा 40 बटे 800 गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और ये हो गया 8 पंजे 40। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5% ब्याज की दर निकल के आ गई 5%। अब आइए दोस्तों मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मूलधन निकालने के लिए याद रखिए ट्रिक, P बराबर क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 की पावर n गुणा A1। तो दोस्तों यहां पर A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू यहां पर है 800 बटे A2 की वैल्यू क्या है 840 गुणा और इसकी पावर n कितना है 2 वर्ष है तो 2 रखिए और A1 की वैल्यू क्या है 800। इसको हल करने पर दोस्तों आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखिए मूलधन निकालने की, जो आपका मूलधन निकालने की ट्रिक है A1 अपॉन A2 की पावर n, ये वाला समय गुणा A1। ये अगर आपको पता है तो आप A1 की वैल्यू दी हुई है, A2 दिया हुआ है, N1 दिया है, N2 दिया हुआ है। तो दोस्तों इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ये आपको 5 मिनट 5 ट्रिक सीरीज अच्छी लग रही है तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करते रहिए। दोस्तों आपका इस श्रृंखला को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।